हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे वायरस के आगे के पॉइंट्स की। वायरस की जो आउटर सरफेस होती है वो एक प्रोटीन द्वारा कवर होती है जिसको कैप्सिड कहते हैं। और ये थोड़ी डायमंड शेप्ड होती है। डायमंड शेप्ड इसका कैप्सिड होता है जो प्रोटीन का बना होता है। और इसमें फिर आगे शीथ होता है और फिर टेल पार्ट होता है। जो कैप्सिड होता है, कैप्सिड जो डायमंड शेप इसका प्रोटीन पार्ट होता है, उसके सेंटर पे जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है या न्यूक्लिक एसिड होता है। और ये अगर यह राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है तो उसको आरएनए बोलते हैं, या डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है तो उसको डीएनए कहते हैं। और चूँकि इसका कैप्सिड जो होता है डायमंड शेप होता है, इसलिए इसको पॉलीहेड्रल या फिर बहुफलक ज्यामिति वाला वायरस कहते हैं। और इसी तरह से अगर इसमें जो शेप, वायरस का शेप अगर हेलिकल होता है या अ, कुंडली कुंडलिनी रूप होता है, हेलिकल शेप जो होता है, उसमें क्या होता है, मतलब घुमावदार शेप भी होता है इसका, जिसपे अगेन एक ये सिलेंड्रिकल होता है थोड़ा, और इस पे आवरण होता है जिसको कैप्सिड कहते हैं अगेन। और कैप्सिड जो होता है छोटी इकाई का बना होता है जिसको कैप्सुमियर कहते हैं। कैप्स और इस हेलिकल वायरस में जो सिलेंड्रिकल होता है, इसके सेंटर पे अगेन न्यूक्लिक एसिड होता है। और इसमें जनरली या प्राय राइबो न्यूक्लिक एसिड या आरएनए होता है। और इस हेलिकल वायरस के बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में। वायरस जो होता है, हमारी जो लार ग्रंथि होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है जो कान के थोड़े नीचे की तरफ होती है। एक सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पाई जाती है, इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि। उस पैरोटिड ग्रंथि को इन्फेक्ट करता है या संक्रमित करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ग्रंथि पे सूजन आ जाती है और गाल थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ दिखता है। इस रोग को या इस डिसीज़ को मम्प्स डिसीज़ कहते हैं। और इसके अलावा वायरस से कुछ अन्य रोग भी होते हैं, जैसे कि चेचक, जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं, जिसमें पूरे शरीर पर फुंसियाँ हो जाती है। और जिसको हम छोटी माता या बड़ी माता कहते हैं, छोटी माता तथा बड़ी माता कहते हैं। तो ये जो रोग होता है ये भी वायरस के कारण होता है। वायरस के कारण हर्पीस रोग भी होता है, जिसमें बहुत सारी फुंसियाँ आ जाती है एक ही जगह पे, एक स्पेसिफिक जगह पे बहुत सारी फुंसियाँ आ जाती है, घाव बन जाते हैं। इस तरह का रोग हर्पीस रोग होता है, ये भी वायरस के कारण होता है। इसके बाद वायरस के कारण एक और रोग होता है जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा रोग, इसके लक्षण होते हैं नाक बहना, शरीर का तापमान बढ़ना या फीवर आना। इसके अलावा कफ, ये सब लक्षण जो होते हैं ये इन्फ्लुएंजा रोग के कारण होते हैं, जो कि वायरस के कारण फैलता है। इसके अलावा बात करते हैं एक और रोग जो होता है जिसको एड्स कहते हैं या AIDS कहते हैं, वो भी वायरस के कारण फैलता है। और इस वायरस के कारण जो रक्त की टी कोशिकाएं होती है उन पर घातक प्रभाव पड़ता है, वे नष्ट हो जाती है। और जो रक्त की टी कोशिका होती है उनका काम होता है शरीर में जो सामान्य संक्रमण होते हैं उनसे लड़ना, उनको रोकना। पर जब टी कोशिका ही नष्ट हो जाती है तो शरीर सामान्य रोगों से नहीं, अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाता, सामान्य रोगों से ही वो संक्रमित हो जाता है। इस तरह से इस रोग में शरीर पर घातक प्रभाव पड़ता है और जीव की मृत्यु भी हो सकती है या जीव की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद हम बात करते हैं वायरस के कुछ संरचना के बारे में। जो सबसे पहले हमने संरचना देखी थी जिसमें कैप्सिड जो होता है डायमंड शेप का होता है, जिसके सेंटर पे केंद्र की केंद्रक, या जिसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है केंद्र पर। और उसके बाद इसके नीचे एक लंबी संरचना होती है, पर ये लंबी संरचना की शुरुआत में कॉलर जैसी रचना होती है, उसको कॉलर ही कहते हैं। उसके बाद लंबी शीथ होती है जिसको आच्छाद बोलते हैं। और उसके बाद नीचे की तरफ टेल पार्ट में कुछ ऐसे कांटेदार संरचना होती है जिससे वायरस दूसरे जीव पर अटैच होता है।
तो इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स संरचना होती है उसमें उस वायरस को हम देखते हैं, उसका उदाहरण देखते हैं। तो इस वायरस का उदाहरण होता है बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला, जिसमें पॉलीहाइड्रल संरचना होती है, शीथ होती है और टेल पार्ट होता है। इस तरह की संरचना वाले जो वायरस होते हैं उसका उदाहरण है बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस, या जिसको बोलते हैं जीवाणुभोजी, या जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, या मतलब बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस इस संरचना वाले होते हैं, जिसमें पॉलीहाइड्रल कैप्सिड होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रकार के वायरस की। अगला प्रकार का जो वायरस होता है वो हेलिकल संरचना वाला होता है, जिसमें प्रोटीन का आवरण होता है जिसको कैप्सिड कहते हैं, और जो छोटी इकाई कैप्सोमियर का बना होता है, और इसके सेंट्रल पार्ट पे या केंद्र पार्ट पे जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, सामान्यतः आरएनए होता है। तो और ये जो हेलिकल संरचना वाला जो वायरस होता है उसका उदाहरण है टीएमवी या टोबैको मोज़ेक वायरस, या तंबाकू में मोज़ेक रोग उत्पन्न करने वाला वायरस। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। वायरस के कारण जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी इन्फेक्शन होता है। उनकी पत्तियों के बारे में बात करें तो उनकी पत्तियों पे फफोले जैसी रचना बनती है, काले काले से फफोले टाइप के बन जाते हैं। ये वायरस के कारण होता है। इसके अलावा वायरस के कारण पत्तियाँ जो होती है ग्रीन कलर की, उसमें लाइट धब्बे दिखते हैं या येलो धब्बे दिखते हैं। इसके अलावा वायरस के कारण जो पत्तियाँ होती है वो कॉइल्ड हो जाती है। इसके अलावा वायरस के कारण जो पत्तियाँ होती है वो प्यालेनुमा हो जाती है। वायरस के कारण पत्तियाँ पूरी येलो कलर की हो जाती है। वायरस के कारण जो पत्तियों की शिराएँ हैं वो ज़्यादा उभरी हुई दिखती है, ज़्यादा हाईलाइटेड दिखती है। ये सब वायरस इन्फेक्शन के कारण पेड़ पौधों में होता है। वायरस इन्फेक्शन के कारण पत्तियाँ, जो छोटी पत्तियाँ होती है वो ग्रोथ नहीं कर पाती, वो छोटी रह जाती है, बौनी रह जाती है, छोटी रह जाती है। और इसके अलावा वायरस के कारण पूरे पेड़ पौधे की ग्रोथ या पत्तियों की ग्रोथ रुक जाती है वायरस इन्फेक्शन के कारण। इस तरह से वायरस पेड़ पौधों को भी प्रभावित करता है, उनको इन्फेक्ट करता है। इसके अलावा वायरस के बारे में ये सब हमने चीज़ें देखी। अब हम देखते हैं वायरॉइड के बारे में। वायरॉइड जो होता है इसमें क्या होता है, ये इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि इन्फेक्शियस होता है, लेकिन इसमें जो कोटिंग होती है, जैसे प्रोटीन कोटिंग वायरस में होती है वैसी प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती, प्रोटीन का स्तर नहीं होता है। इसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि इन्फेक्शियस होता है, और यह स्ट्रेट संरचना में हो सकता है या ब्रांच्ड संरचना में हो सकता है वायरॉइड का जो जेनेटिक मटेरियल है वो। इसके बाद वायरॉइड को खोजा कब था? 1971 में खोजा था। किसने खोजा था? एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट या पादपों के रोग का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक ने इसे खोजा था। और इस वैज्ञानिक की मृत्यु लगभग 1 साल पहले हुई, 2023 अप्रैल में। 102 साल की उम्र तक ये जिए, और इन वैज्ञानिक का नाम है टी.ओ. डायनर ने वायरॉइड को खोजा। इन्होंने एक नया संक्रमक कारक खोजा जो कि वायरस से 8 गुना छोटा था, सबसे छोटे वायरस से 8 गुना छोटा था। और इन्होंने जो वायरस को खोजा है वो आलू के एक रोग में खोजा था। आलू का सामान्य स्ट्रक्चर गोल रहता है, परंतु जब ये वायरॉइड से इन्फेक्टेड हो जाता है तो इसका जो सामान्य स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूबुलर हो जाता है, सिलेंड्रिकल हो जाता है या स्पिंडल शेप हो जाता है। तो ये जो संक्रमण हुआ आलू में वो एक वायरॉइड के कारण हुआ, जो कि वायरस से काफ़ी छोटा है। और इस आलू के इस संक्रमण को बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग। मतलब पोटैटो स्पिंडल जैसा या ट्यूब जैसा हो जाता है, तो इस वजह से इसको पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग कहते हैं, जो कि एक वायरॉइड के कारण होता है। और इस वायरॉइड को या इस रोगजनक को या वायरॉइड को सबसे पहले टी.ओ. डायनर ने खोजा था। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो वायरॉइड 2 तरह का होता है, एक तो स्ट्रेट और एक ब्रांच्ड। और इसके जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सामान्यतः या प्राय जो होता है वो आरएनए होता है और शॉर्ट होता है। ठीक है, ये मतलब धागे जैसी रचना आरएनए जैसे या एक लड़ी वाला जो आरएनए होता है या धागे जैसी रचना आरएनए संरचना इसमें पाई जाती है। उसके बाद इसका जो आरएनए होता है शॉर्ट होता है, तो इसका एटॉमिक वेट जो होता है वो कम होता है या आणविक भार कम होता है इसके आरएनए का। ठीक है, और
वायरट के बाद हम वायरट के बारे में कुछ चीज़ जानते हैं कि इसमें प्रोटीन कवर नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं हम अगले जीवधारी की, जिसका नाम है प्रायोन्स। प्रायोन्स जो होता है, इसके बारे में बात करें तो ये फोल्डेड प्रोटीन होता है। प्रायोन्स जो होता है ये इन्फेक्ट करता है ब्रेन में जाकर। और ये प्रायोन्स क्या होता है, जैसे सामान्य प्रोटीन की ये जो संरचना है, एक ये प्रोटीन है, एक ये प्रोटीन है, ये हमारे ब्रेन में इस तरह से है। लेकिन जब फोल्डेड प्रोटीन प्रायोन्स आता है तो वो जो सामान्य प्रोटीन को असामान्य प्रोटीन में बदल देता है। तो सामान्य संरचना ऐसी थी, अब प्रायोन्स के कारण अब ये संरचना ऐसी हो गई है। और ये सब एक फोल्डेड प्रोटीन के कारण हुआ कि जो ब्रेन की सामान्य प्रोटीन है वो असामान्य प्रोटीन में बदल गई। अब ये असामान्य प्रोटीन के कारण रोग उत्पन्न होता है। इस असामान्य प्रोटीन के कारण जो काऊ होती है या कैटल्स होती है उनमें रोग उत्पन्न होता है, और उस रोग को नाम देते हैं इसमें जो नाम है, इसमें बोवाइन का मतलब होता है गाय या गाय से संबंधित, और स्पंजी फॉर्म का मतलब होता है स्पोर्स की संरचना, मतलब उनके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मस्तिष्क को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे पोर, बहुत सारे छिद्र दिखते हैं, एक पोरस स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उसके लिए शब्द यूज़ करते हैं स्पंजी फॉर्म। और चूँकि ये बीमारी मस्तिष्क में होती है या ब्रेन में होती है, इसलिए ब्रेन की बीमारियों के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं इंसेफेलोपैथी। तो जो काऊ में ये रोग उत्पन्न करते हैं प्रायंस, उसका नाम है बोवाइन स्पर बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। बोवाइन मतलब गाय से संबंधित, स्पंजीफॉर्म मतलब मस्तिष्क में पोरस संरचना बनना, और इंसेफेलोपैथी मतलब मस्तिष्क का रोग है इसलिए, ठीक है। तो इस तरह से जो गाय में बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी हो जाती है प्रायंस के कारण। और इसी को चूँकि ये मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है, जिससे गाय ठीक से चल नहीं पाती, बैठ नहीं पाती, उठ नहीं पाती और एग्रेसिव हो जाती है। तो इस रोग को मैड काऊ रोग भी कहते हैं। मैड हो जाती है काऊ, मैड काऊ रोग कहते हैं। और चूँकि अगर ये काऊ से अगर ये रोग इंसान में आ जाता है तो इस वेरिएंट को, इस रोग को नाम दिया जाता है वेरिएंट क्रूसफील्ड जैकोब डिसीज़ या वेरिएंट क्रूसफील्ड जैकोब रोग कहते हैं इसको। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। जो प्रायंस की संरचना के बारे में बात करें तो इसके साइज़ के बारे में बात करें तो ये इनकी साइज़ जो होती है, वायरस के जो साइज़ होती है, वायरस को नैनोमीटर में हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो वायरस के साइज़ के बराबर ही प्रायंस की साइज़ होती है। उसके बाद प्रायंस को एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, प्रायंस को प्रोसंग भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लाइकेन के बारे में। लाइकेन क्या होता है, ये दो जीवधारियों का सहजीवी संबंध होता है। दो जीवधारी एक दूसरे से सहजीवी संबंध में रहते हैं। इसमें लाइकेन में जो दो जीवधारी आते हैं वो आते हैं कवक और शैवाल। जो शैवाल होती है, शैवाल जो होती है वो भोजन प्रदान करती है कवक को, और कवक जो होता है वो शैवाल को आश्रय देता है। इसके अलावा कवक खनिज तथा जल का अवशोषण भी करता है। इस तरह का सहजीवी संबंध जो होता है वो पारस्परिक रूप से उपयोगी होता है एक दूसरे के लिए। तो ये जो संबंध होता है, सहजीवी संबंध इतना घनिष्ठ होता है कि इसका अनुमान लगाना असंभव हो जाता है कि इस लाइकेन में दो जीव है। और जो लाइकेन होता है, इसका जो कवक भाग होता है इसको माइकोवायट कहते हैं, और ये जो इसको कवकांश कहते हैं। और जो कवकांश होता है ये परपोषी होता है या दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करता है। और शैवलांश जो होता है वो लाइकेन का जो शैवाल वाला भाग होता है उसको शैवलांश कहते हैं, कवक वाले भाग को कवकांश कहते हैं। जो शैवाल वाला भाग होता है उसको शैवालांश कहते हैं। यह स्वपोषी होता है, मतलब शैवलांश अपना भोजन या शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लाइकेन में एक खास पॉइंट है कि ये प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। अर्थात ये लाइकेन जो है प्रदूषण वाली जगह पे नहीं उगते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं जो जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में, अध्याय 2 जो पढ़ रहे हैं इसके सारांश के बारे में बात करते हैं। सारांश में देखें तो सबसे पहले अरस्तु ने सरल आकारिक के लक्षणों के आधार पर पादप वर्ग तथा प्राणी वर्ग दिया। उसके बाद में लिनियस ने सभी जीवधारियों को दो जगत में रखा, प्लांटी
किंगडम और एनिमेलिया किंगडम। 2 जगत में लिनियस ने सभी जीवधारियों को वर्गीकृत किया। उसके बाद व्हिटेकर ने अपने 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तावित किया। और इस 5 जीव जगत वर्गीकरण पद्धति में बात करें तो इसमें कौन कौन से जीवधारियों का समूह आता है। इसमें जीवधारियों का समूह आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये 5 जीव जगत जीवधारियों का समूह आता है। और ये जो 5 जीव जगत वर्गीकरण दिया जो है व्हिटेकर ने, ये किस आधार पे दिया, इसके मानदंड क्या थे। तो इन्होंने कोशिका संरचना के आधार पर, दैहिक संगठन या शारीरिक अंगों के संगठन के आधार पर, इसके अलावा पोषण के आधार पर, प्रजनन की विधि के आधार पर, और जाति वृत्ति संबंध या किस तरह से एक जाति दूसरी जाति से संबंधित है, किस तरह से वो विकसित हुई कोई जाति, इस आधार पर इन्होंने अपने 5 जीव जगत वर्गीकरण को दिया। और बैक्टीरिया को इन 5 जीव जगत में से कहाँ रखा गया, मोनेरा जगत में रखा गया। और बैक्टीरिया जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रोब्स होते हैं, ये सर्वव्यापी होते हैं। इस कारण से बैक्टीरिया बैक्टीरिया सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगह पर पाए जाते हैं। और इसके बारे में एक खास बात यह है कि बैक्टीरिया में उपापचय संबंधित विविधता पाई जाती है। मतलब इसमें विविध प्रकार की उपापचय प्रक्रिया होती है, उपापचय क्रियाएँ होती है। उदाहरण के तौर पर इनमें अपचय क्रिया के उदाहरण देखें तो इसमें फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन मतलब बैक्टीरिया अल्कोहल का निर्माण कर देती है इस प्रक्रिया में। इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन वातावरणीय या वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये नाइट्रोजन यौगिक में बदल देती है, अर्थात नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। इनमें डीनाइट्रिफिकेशन होती है, ये भी एक उपापचय प्रक्रिया का उदाहरण हुआ। डीनाइट्रिफिकेशन अर्थात जो नाइट्रोजन यौगिक होते हैं उनको पुनः वायुमंडल में नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देती है। इसके अलावा इनमें पाचन की क्रिया, ये भी एक उपापचय क्रिया का उदाहरण। इनमें बायोडिग्रेडेशन होता है, अर्थात ये डिकम्पोजिशन करते हैं या अपघटन करते हैं। जो जैविक वेस्ट या अपशिष्ट होता है उसको, उनमें जो तत्व होते हैं उनको पुनः मृदा में चक्रित कर देते हैं। मतलब जो वेस्ट होता है, जीवों का वेस्ट या जैव अपशिष्ट, उसके जो तत्व होते हैं उसको पुनः मृदा में पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से बायोडिग्रेडेशन भी ये करते हैं। इस तरह से अलग अलग उपापचय क्रियाएं करते हैं बैक्टीरिया, अर्थात इनकी उपापचय क्रियाओं में विविधता होती है। इसके बाद हम बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। और तो बैक्टीरिया के पोषण के बारे में बात करते हैं। स्वपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसके अलावा ये परपोषी भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया परपोषी होते हैं, अर्थात दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट देखें तो सारांश में हम प्रोटिस्टा जगत के बारे में बात करें तो प्रोटिस्टा जगत में जो जीवधारियों को 5 समूह में बांटा गया है, क्राइसोफाइट, डायनो, फ्लैजिलेट, यूक्लिनोइड, अवपंक कवक और प्रोटोजोआ जीवधारियों में प्रोटिस्टा जगत ये 5 जीवधारियों के समूह में बटा हुआ है। और प्रोटिस्टा जगत के जीवधारियों की बात करें तो इसके गुण क्या होते हैं, ये एकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक अर्थात इनमें जो केंद्रक होता है सुसंगठित होता है। और इनमें कोशिका के जो अंग होते हैं, कोशिकांग होते हैं, वो झिल्लीबद्ध होते हैं। यूकैरियोटिक अर्थात केंद्रक सुसंगठित होना और कोशिकांग का झिल्लीबद्ध होना। तो इस तरह के गुण होते हैं प्रोटिस्टा के जीवधारियों में। इसमें प्रजनन के बारे में बात करें तो इनमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है प्रोटिस्टा में। अब हम बात करते हैं कवक जगत के बारे में। तो कवक जगत की संरचना और आवास में बहुत विभिन्नता होती है। और इनके पोषण के बारे में बात करें तो ज़्यादातर जो होते हैं कवक वो होते हैं मृतजीवी। उसके बाद कवक जगत के बारे में और बात करें तो इनमें जनन कैसा होता है, इनमें दोनों तरह के जनन होते हैं। इनमें लैंगिक और अलैंगिक जनन पाया जाता है। इसके बाद कवक जगत में जो वर्ग होते हैं, जीवधारियों का समूह होते हैं, वो कितने वर्ग होते हैं, इसमें 4 वर्ग होते हैं। कौन कौन से वर्ग होते हैं, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, उसके बाद बैसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये 4 वर्ग इन कवक जगत में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट में। तो सारांश में हम बात करते हैं प्लांटी जगत या पादप जगत जिसको कहते हैं। इसके जो लक्षण होते हैं वो ये यूकैरियोटिक होते हैं और में क्लोरोफिल युक्त जीव आते हैं। और इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं, इस वर्ग में कौन कौन से जीवधारियों का समूह आता है, इसमें शैवाल आते हैं। मतलब इसमें भी 5 समूह आते हैं, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म।
ये वर्ग, इस वर्ग में ये सब जीवधारियों का समूह होता है। इसके बाद बात करते हैं कि पादप जगत के जो जीवधारी होते हैं उनमें जीवन चक्र में 2 अवस्था पाई जाती है, 2 पीढ़ियाँ पाई जाती है। एक होती है युग्मकोद्भिद और एक होती है बीजाणुओद्भिद। इन 2 पीढ़ियों के मध्य पीढ़ी युग्मकोद्भिद और बीजाणुओद्भिद के मध्य एकांतरण होता है या अल्टरेशन होता है। इसके बाद बात करते हैं एनिमल किंगडम के अगले पॉइंट के बारे में। सारांश में बात करते हैं एनिमिलिया किंगडम के बारे में। तो इनमें पोषण किस तरह का होता है। इनमें पोषण होता है प्राणी संपोषण, मतलब इनमें प्राणियों जैसा पोषण होता है, या इनमें जो पोषण के लिए खाने के लिए मुख्य गुहा होती है, उसके बाद पाचन नलिका होती है, उसके बाद थैलीनुमा रचना होती है जिसमें भोजन का पाचन होता है। इस तरह के सुविकसित पाचन तंत्र को जब जीवधारियों में होता है तो उसको प्राणी संपोषण कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं एनिमल किंगडम के बारे में। इसमें किस तरह के जीवधारी आते हैं। तो इसमें परपोषित यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीवों का समूह होता है, तथा इस किंगडम में जो एनिमल किंगडम है इसमें जो कोशिका होती है उन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इस तरह के लक्षण वाले जो जीवधारी आते हैं वो एनिमलिया किंगडम में आते हैं। और इनमें जनन की बात करें तो इनमें प्राय लैंगिक जनन होता है एनिमलिया किंगडम में। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ अगले पॉइंट की। उसमें बात करें कुछ जीवों की जो कि विटेकर के 5 जीव जगत वर्गीकरण में नहीं रखे गए हैं। तो इसमें लाइकिन के बारे में सबसे बात करते हैं। ये एक कोशिकीय जीवधारी होते हैं। इसमें दो जीव होते हैं सजीव संबंध में। तो इस कारण से इसको भी विटेकर के 5 जीव जगत वर्गीकरण में नहीं रखा गया है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ अकोशिकीय जीव जैसे कि वायरस, वेरॉइड तथा प्रेयॉन। ये अकोशिकीय जीवधारी है और इनको भी विटेकर के 5 जीव जगत वर्गीकरण में नहीं रखा गया है क्योंकि ये अकोशिकीय है। इस तरह से हमने जो जीव जगत का वर्गीकरण है इसका सारांश देखा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।